Hello everyone. Today we will discuss managerial applications of marginal costing. Myself, Bhavya Gandhi. I am an assistant professor in Department of Commerce from GMN College, Ambala, Kent. The learning objectives of today is to understand the various managerial applications of marginal costing. First of all, what is marginal cost? Marginal cost is basically the total change in the total cost due to increase or decrease in the one unit of output. अगर हम अपनी total production और output को एक यूनिट से चेंज करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे कॉस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या चेंज आएगा, वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है. बट जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक की बात करते हैं तो इसके अंदर सभी वेरिएबल कॉस्ट को हम मार्जिनल कॉस्टिंग का ही पार्ट मानते हैं. अब अगर हम बात करें टोटल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तो उसके अंदर हम लोग फिक्स कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं while determining the selling price or while taking different decisions. But marginal costing takes into consideration only the variable cost and ignores the fixed cost, because here we concentrate on the fact that even if we do not continue the production, we will have to incur the fixed cost. So marginal costing is of great importance for management in decision making. ये बहुत ही ज़्यादा important role play करता है management के लिए decision making करने के लिए, क्योंकि हमें different alternatives को choose करना है, चाहे वो प्रोडक्शन ऑल्टरनेटिव्स हों, चाहे वो की फैक्टर्स रिलेटेड हों, चाहे वो आपका सेल्स मिक्स क्या रहना चाहिए, प्रोडक्शन मिक्स क्या रहना चाहिए, इन सभी फैक्टर्स को हम लोग कंसिडर करते हैं. सो हेयर बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम टोटल कॉस्ट के बजाय सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पोर्शन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने डिफरेंट डिसीजंस को. सो नाउ इफ़ वी डिस्कस अबाउट द मैनेजरियल एप्लीकेशंस ऑफ इट, हेयर आर डिफरेंट applications of the marginal costing for the purpose of decision making. So it helps the management in the following decision making. The first one is whether to expand in the market or not. Next, profit planning. Then make or buy decision, problem of key factor, selecting profitable product mix, anticipating effect of change in selling prices, in choosing the best method of production, evaluation of different departments, and then comes the shutdown or continue decision. So these are the things in which the marginal costing helps the management in taking decisions. Now we will discuss all these one by one. So here's the first one, which is acceptance of bulk orders or exploring new markets, whether we should expand or not. कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के पास अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी होती है, दैट मीन्स एक्सेस कैपेसिटी है, जिसे हम यूज़ करके नई मार्केट्स में भी डीलिंग कर सकते हैं. और नई मार्केट्स में हो सकता है कि हमें कम सेलिंग प्राइस भी यूज़ करना पड़े या कम सेलिंग प्राइस पे भी हमें वो ऑफ़र एक्सेप्ट करना पड़े. तो हम मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहती है कि अगर हमारी फ़िक्स कॉस्ट कवर नहीं भी होती लेकिन हमारी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाती है तो हमें डेफिनेटली न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए. But under absorption costing we say that we have to cover both fixed cost as well as variable cost, because even if we increase our production, still we keep our production at the previous level, the fixed cost will remain unchanged. Fixed cost factor change नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एडिशनल जो कॉस्ट आएगा वो वेरिएबल कॉस्ट का ही आएगा. तो जो ये मार्जिनल कॉस्टिंग है ये हमें इस डिसीजन को लेने में हेल्प करती है कि हमें वो न्यू मार्केट में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल. हेयर द एवरेस्ट स्नो कंपनी मैन्युफैक्चरर एंड सेल्स डायरेक्ट टू कंज्यूमर 10,000 जार्स ऑफ एवरेस्ट स्नो. 10,000 जार अभी तक ऑर्गेनाइजेशन बना रही है एंड सेल कर रही है एट द रेट ऑफ ₹1.25 पर जार. द कंपनीज नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ 20,000. एक्चुअल में जो कैपेसिटी है वो 20,000 की है, 20,000 जार बनाने की है, तो यानी यहाँ पर हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है.
इसके बाद हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट की हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है और एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमारे पास गिवन है विच इज़ 7,955। अब अगर हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट, अगर हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ भी कर देते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो सेम ही रहेगी। तो सॉल्यूशन में देखिए, अगर हम 50% कैपेसिटी पे ऑपरेट करते हैं, यानी कि 10,000 जार्स एट द रेट ऑफ 1.25 ही सेल करते रहते हैं, तो हमारे पास सेल्स होंगी कितने अमाउंट की, 12,500 रुपये की। और अगर हम बात करें कि हम अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि एडिशनल जो हम 10,000 यूनिट्स बना सकते थे, अगर वो भी बनाना शुरू कर दें और नई मार्केट में जो कि हमें कहती है कि 75 पैसे पे आप एक जार को बेचिए, अगर हम उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अब हम उसे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम एडिशनल जार बनाते हैं और उसे 70 पैसा पर यूनिट के हिसाब से सेल आउट करते हैं, तो अल्टीमेटली हमें 7,500 की क्या होंगी, सेल्स होगी। अब अगर हम देखें कि हम मार्जिनल कॉस्ट को भी लेस कर दे, सभी मार्जिनल कॉस्ट को लेस कर देते हैं दोनों ही तरफ से, तो हमारे पास एंड में जो कंट्रीब्यूशन आ रही है वो आ रही है 4,645 की इन केस ऑफ 50% कैपेसिटी। और अगर मैं टोटल में देखूं तो वो मेरे पास वैल्यू आएगी 9,290 रुपीज़ की। देन इफ़ आई जस्ट गो फॉर द फिक्स कॉस्ट में अगर लेस करूँगी तो 50% कैपेसिटी पे मुझे 100 रुपीज़ का लॉस आएगा। और जबकि अगर मैं एडिशनल ऑफ़र को भी सिलेक्ट कर लेती हूँ तो टोटल में देखिए कि अगर मैं लेस करती हूँ ये फिक्स कॉस्ट, तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा 2,755, यानी दैट मीन्स 2,755 का। सो वी कैन से दैट ऑफर शैल बी एक्सेप्टेड इवन एट द लोअर सेलिंग प्राइस, बिकॉज इट विल कन्वर्ट द लॉसेज ऑफ 100 इनटू प्रॉफिट ऑफ 2,755। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हमारे लॉसेज हो रहे थे हमें 50% कैपेसिटी पे 100 रुपीज़ के, वो हमारे प्रॉफिट में क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ से मैनेजमेंट ये डिसीजन ले सकती है कि डेफिनेटली उनको इस चीज़ को एक्वायर करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट प्लानिंग करने में या डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट को मेंटेन करने में भी हमारी हेल्प करती है मार्जिनल कॉस्टिंग। कैसे करती है, क्योंकि अगर हमें अपने प्रॉफिट्स को अचीव करना है तो हम किन किन चीज़ों में फैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं, या तो क्वांटिटी सोल्ड में, या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में, या सेल्स मिक्स में चेंजेस ला सकते हैं, सेलिंग प्राइस में चेंज कर सकते हैं, या फिर फिक्स कॉस्ट में चेंजेस कर सकें। लेकिन जो कॉस्ट फैक्टर है वो हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि कॉस्ट हम चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल कॉस्ट है, चाहे वो मटीरियल कॉस्ट हो चाहे लेबर कॉस्ट हो, वो आपकी मार्केट से डिटरमाइन होते हैं, सो वी कैन नॉट चेंज इट। टोटल फिक्स कॉस्ट में चाहे रेंट पोर्शन हो चाहे डेप्रिसिएशन हो, वो भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं कि इधर हम अपनी क्वांटिटी सोल्ड को इंक्रीज़ करें या हम अपने सेल्स मिक्स में कोई चेंजेस लेकर आएँ। तो यह हम अगेन एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हम इसे चेंजेस कर सकते हैं। हेयर द इंफॉर्मेशन गिवन इज़ दैट कॉस्ट हमें डिफरेंट गिवन है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, और इसके अलावा एक फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास गिवन है। प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे पास गिवन है, और पर साइकिल वी कैन से हमारे पास गिवन है। सो दिस इज़ बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑफ 1 लाख साइकिल्स पर एनम। ये सारा डाटा जो है वो 1 लाख साइकिल्स बनाने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। द कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट ड्यू टू कॉम्पिटिशन दे विल हैव टू रिड्यूस सेलिंग प्राइस। अब कंपनी को ये लग रहा है कि क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है तो हमें अपने सेलिंग प्राइसेस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। बट दे वॉन्ट टू कीप द टोटल प्रॉफिट इंटैक्ट, लेकिन वो प्रॉफिट्स को मेंटेन भी करके रखना चाहते हैं। सो व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन विल हैव टू बी रीच। अब वो कह रहे हैं कि आप बताइए कि हमें कितनी सेलिंग करनी पड़ेगी, कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेंगी अगर हम प्रॉफिट को कमाना चाहते हैं। जितना प्रॉफिट हम एट प्रेजेंट कमा रहे हैं, अगर हम उतना ही प्रॉफिट आगे भी कमाना चाहें तो बताइए कि हमें कैसे चेंजेस लेकर आने हैं, यानी कि डिज़ायर्ड सेल्स उस टाइम पर क्या होनी चाहिए। 2 अलग अलग सिचुएशन उन्होंने दी हैं कि अगर हम सेलिंग प्राइस को 10% से रिड्यूस करें तब क्या होगा, और अगर हम सेलिंग प्राइस को 20% से रिड्यूस करें तब क्या होना चाहिए। तो सॉल्यूशन देखिए, उन्होंने कहा कि जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो ₹50 पर साइकिल है, और अगर हम प्रेजेंट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी ₹50 पर साइकिल है। सो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स हमारे पास कितने का डाटा गिवन है, 1 लाख साइकिल के अकॉर्डिंग हमें डाटा गिवन है। तो दैट मीन्स द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एज द प्रेजेंट सिचुएशन इज़ 50 लाख रुपीज़। अभी 50 लाख रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम टोटल प्रेजेंट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हमारे 50 लाख्स के ही हो रहे हैं। तो हमारी जो डिज़ायर्ड सेल्स है, अगर हम 10% रिडक्शन करते हैं अपने सेलिंग प्राइस में, जो कि करंट सेलिंग प्राइस है 200 का, और अगर उसमें 10% रिडक्शन होगी यानी कि 20 रुपये से हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा, तो हमारा न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगा 180 रुपीज़ का।
तो अब हम अगर बात करें अपने डिज़ायर्ड प्रॉफिट के, डिज़ायर्ड सेल्स के फॉर्मूला की, तो वो है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। एज द फिक्स कॉस्ट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 50 लाख की ही रहेगी, प्रॉफिट भी हम उतना ही कमाना चाहते हैं जितना कि हम एट प्रेजेंट कमा रहे हैं, यानी कि वो भी 50 लाख ही हम कमाना चाहते हैं। तो हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की, फिक्स कॉस्ट इज़ 50 लाख एंड प्रॉफिट इज़ ऑल्सो 50 लाख। नीचे हमने लेना है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब क्योंकि हमारा जो सेलिंग प्राइस था वो 200 नहीं रहा बल्कि वो 180 हो चुका है, तो वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस द वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास 100 का आ रहा है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 60 + 20 + 20 विच कम्स टू 100। सो दैट मीन्स 180 माइनस 100, so value will be 1 lakh, sorry, the value will be 1 crore divided by 80 which comes to 1,25,000 cycles। so अगर हम 50 लाख का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और उधर से सेलिंग प्राइस भी हम रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हमें 1 लाख साइकिल नहीं बल्कि हमें 1,25,000 साइकिल जो हैं वो अब बेचनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, अगर हम 20% से रिड्यूस करेंगे तो सेलिंग प्राइस हमारा 160 हो जाएगा और हमारी जो डिज़ायर्ड सेल्स हैं वो 1,66,667 साइकिल्स हो जाएंगी, यानी कि हमें अपनी सेल्स को और भी ज़्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी हम डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, द नेक्स्ट डिसीजन विच इट हेल्प्स टू टेक इज़ मेक और बाय डिसीजन। बहुत बार कंपनी के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि वो कोई जो स्पेयर पार्ट है उसे खुद प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे या फिर वो क्या करे, उसे कहीं से खरीद ले। तो इस केस में हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को कंसिडर करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या है और दूसरा सरप्लस कैपेसिटी अवेलेबल है या नहीं है, इसको भी हम ध्यान में रखते हैं। तो अगर तो हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम है तो हम कहेंगे कि हम खुद ही वो प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट मीन्स वी शुड मेक द प्रोडक्ट एंड वी शुड नॉट बाय इट। लेकिन अगर हमारा मार्जिनल कॉस्ट ही ज़्यादा है तो हम प्रोडक्ट बाहर से ही खरीद लेंगे। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमें इंकर करना ही पड़ेगा चाहे हम प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं। तो अगर हमारा मार्जिनल कॉस्ट कवर हो जाता है और मार्जिनल कॉस्ट कम है तो दैट मीन्स हमारे पास कुछ ना कुछ बचेगा जो कि हम फिक्स कॉस्ट की तरफ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इसे भी आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए। तो फर्स्ट हमारे पास ये एग्जाम्पल गिवन है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो ये देखती है कि वो एक कंपोनेंट को अपनी वर्कशॉप में 8 रुपीज़ में बना सकती है और मार्केट में वो जो कंपोनेंट है वो 6 रुपीज़ 50 पैसे में अवेलेबल है। और हमें नीचे उसके कॉस्ट का डाटा गिवन है कि मटेरियल कॉस्ट 3 रुपीज़ है, डायरेक्ट लेबर 2 रुपीज़ है, अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस 1 रुपी है और जो डेप्रिसिएशन और अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो 2 रुपीज़ हैं और इस तरीके से हमारा 8 रुपये आता है। अब हमने तो फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर देना है क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन लेना है। तो अब हमसे पूछा गया है कि आप बताइए कि हमें वो प्रोडक्ट खुद बनाना चाहिए या मार्केट से ही खरीद लेना चाहिए। सो इफ़ वी इवेलुएट, मटीरियल इज़ ऑफ 3 रुपीज़, डायरेक्ट लेबर इज़ ऑफ 2 रुपीज़ एंड अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस आर 1 रुपी। सो टोटल मार्जिनल कॉस्ट इज़ 6 रुपीज़ ओनली। तो हम 6 रुपये में वो बना सकते हैं। फिक्स कॉस्ट तो इंकर करना ही है, चाहे हम बाहर से खरीदें या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वो प्रोडक्ट बनाएं। और मार्केट से हम वो 6 रुपये 50 पैसे में ख़रीद रहे हैं तो दैट मीन्स हमें 50 पैसा यहाँ से बचत होगी जो कि हम अपने फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो हमें डेफिनेटली ये प्रोडक्ट क्या है, खुद बनाना चाहिए ताकि हम फिक्स कॉस्ट की तरफ भी कुछ ना कुछ इनकर कर सकें। अगर हम ये कहें कि हम मार्केट से खरीदेंगे तो 6.5 रुपये में, क्योंकि हमें तो 8 रुपये में महंगा पड़ रहा है, लेकिन तब भी आपको जो डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एक्सपेंसेस 2 रुपये पर यूनिट है वो तो पे तब भी करने ही पड़ेंगे, यानी वो तो तब भी आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। तो तब आपको प्रोडक्ट 8.5 रुपये में पड़ेगा कि आप मार्केट से 6 रुपये में ख़रीद के और फिर उसके बाद 6.5 रुपये में खरीदेंगे और 2 रुपये आप उसके ऊपर अलग से फिक्स्ड एक्सपेंसेस का इंकर करेंगे तो आपको वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। सो डेफिनेटली वी शुड मेक द प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट डिसीजन इज प्रॉब्लम ऑफ की और लिमिटिंग फैक्टर। कई बार एक ऐसा फैक्टर होता है या एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लेकिन हमारे पास वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है।
लाइक लेबर, लाइक मटीरियल कई बार हमारे पास इतना अवेलेबल नहीं होता, या लेबर आर्ट जो है हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड है, हम उसे इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, क्योंकि हो सकता है हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिसके अंदर दोनों के अंदर ही वो लेबर भी यूज़ हो रही है या वो मटीरियल भी यूज़ हो रहा है। तो उस केस में हम लोग ये देखेंगे कि जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें दे रहा है, यानी कि जो हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है, हम उसके ऊपर वो की फैक्टर को यूज़ करेंगे या वो लिमिटिंग फैक्टर उसके ऊपर ज़्यादा इंप्लीमेंट करेंगे। और वो कैसे निकाल सकते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ की फैक्टर? कंट्रीब्यूशन अपॉन की फैक्टर, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. In a factory producing two different kinds of articles, the limiting factor is the availability of labor. यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो availability of labor है, that is an limiting factor for us. From the following information, show which product is more profitable. ये हमें different information available है और हमें ये बताना है कि कौन सा जो है वो ज़्यादा appropriate रहेगा या कौन सा हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए। तो उन्होंने आपको बताया कि सेलिंग प्राइस जो है वो 14 रुपीज़ है और 11 रुपीज़ है प्रोडक्ट बी का, ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। एंड वेरिएबल कॉस्ट इज़, वो हमने लेस कर दिया है दोनों ही इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट ए का वेरिएबल कॉस्ट है 9 रुपीज़ 50 पैसा एंड प्रोडक्ट बी का है 8 रुपीज़। सो इफ वी सी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज़ 4.50 हमें यहाँ से मिल रहा है, और अगर हम प्रोडक्ट बी की कंट्रीब्यूशन देखें तो वो सिर्फ 3 रुपीज़ आ रही है। नाउ इफ़ वी सी लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, अब हमने ये भी देखना है कि एक प्रोडक्ट ए की एक यूनिट बनाने में हमें कितना लेबर आवर लग रहे हैं और प्रोडक्ट बी की यूनिट बनाने में हमें कितने आवर लग रहे हैं। तो हमने देखा कि लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट इन केस ऑफ प्रोडक्ट ए इज 6 आवर्स, 6 घंटे लगते हैं एक पर्टिकुलर यूनिट को बनाने की प्रोडक्ट ए के, जबकि प्रोडक्ट बी में सिर्फ 3 घंटे ही में ही वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। सो नाउ अगर हम कंट्रीब्यूशन पर आवर देखें तो चाहे हमें 4.5 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन पर आवर अगर हम देखें तो सिर्फ 0.75 रुपीज़ ही हमें कंट्रीब्यूशन मिल रही है। हमें सिर्फ और सिर्फ 75 पैसे मिल रहे हैं पर आवर काम करके, जबकि प्रोडक्ट बी में चाहे 3 रुपये उसकी कंट्रीब्यूशन है लेकिन पर आवर उसका रेट है 1 रुपी, यानी 1 घंटे काम करके हम वहाँ से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, वहाँ से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, बचाए इसके कि प्रोडक्ट बी में हम इन्वेस्टमेंट करें। इसलिए हमारा डिसीजन ये रहेगा कि हमें प्रोडक्ट बी को के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ सूटेबल प्रोडक्शन और सेल्स मिक्स। कई बार हमारे पास जो कंपनी है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही होती है, तो उसको ये नहीं समझ में आता कि अब कौन सा सबसे बेस्ट प्रोडक्शन मिक्स है या कौन सा सबसे बेस्ट हमारा सेल्स मिक्स है। तो उसके अंदर भी जो प्रोडक्ट हमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रहा है की फैक्टर की, हमें उसे ही जो है यूज़ करना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उसको प्रायोरिटाइज कर देना चाहिए, यानी उसको हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो अगेन वी विल टेक एन एग्जाम्पल. So here it is given that present the following information of show clearly the to management that the marginal managerial product cost and the contribution per unit के बारे में हमें बताया है, and the total contribution and profits resulting from each of the following mixtures, ये हमारे पास given है। तो ये सारा डाटा प्रोडक्ट ए के रिगार्डिंग गिवन है और ऐसे ही प्राइस पर यूनिट हमें उनका गिवन है डायरेक्ट मटेरियल का, एंड देन सेलिंग प्राइसेस हमें दोनों के गिवन है। प्रोडक्ट ए का है 20 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी इज़ 15 रुपीज़। और हमें डिफरेंट सेल्स मिक्सचर्स गिवन है कि 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 200 यूनिट्स ऑफ बी अगर हम सेल करते हैं तब हमें क्या प्रॉफिट है, ये हमें बताना है कि हमें सबसे बेनिफिशियल कौन सा मिक्स रहेगा। तो सबसे पहले तो हमने कंट्रीब्यूशन निकाली दोनों ही प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट ए के केस में जब हम सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाती है 4 रुपीज़, और प्रोडक्ट बी के केस में वो आ रही है 2 रुपीज़। तो अब हम डिफरेंट सेल्स मिक्सचर्स को भी 1 बाय 1 जो है वो क्या करेंगे, इवैल्यूएट करते हैं। तो जब 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस होंगी तो हमें कंट्रीब्यूशन आएगी 400 की, और अगर हम 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ से भी कंट्रीब्यूशन आएगी हमारी 400 की। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कम्स टू 800 रुपीज़, जबकि क्वेश्चन में हमारे पास जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस गिवन थे वो भी 800 ही गिवन थे, तो यानी कि हमें प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो रहा है, निल हो रहा है। अगर हम सेकेंड वाले पे जाते हैं तो प्रोडक्ट ए की कंट्रीब्यूशन है 600 एंड प्रोडक्ट बी की है 300 विच कम्स टू 900 रुपीज़ ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन। अब अगर हम इसमें से अगेन फिक्स्ड एक्सपेंसेस 800 को माइनस करते हैं तो इस केस में हमें प्रॉफिट होगा 100 रुपीज़ का।
Next comes 200 units of product A will contribute 800 rupees and 100 units of product B will contribute 200 rupees, जिससे कि हमारी टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 1000 की हो जाएगी। और इसमें से अगर हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस कर दें 800 के तो हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा 200 का। सो हेयर वी कम टू एन कंक्लूजन दैट वी शुड बी ऑप्टिंग फॉर द लास्ट प्रोडक्ट मिक्स विच इंक्लूड्स 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी, जिसके अंदर 200 यूनिट प्रोडक्ट ए और बी की 100 यूनिट्स होंगी। हमें उस प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उस सेल्स मिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। देन कम्स एंटिसिपेट अफेक्ट ऑफ चेंज इन सेलिंग प्राइसेस। अलग अलग सर्कमस्टांसेस में कैसे जो चेंज इन सेलिंग प्राइस है वो इफ़ेक्ट करता है आपके बिजनेस की सिचुएशन को, ये भी हमें हेल्प करता है मैनेजरियल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग फाइंड आउट करने में, और मैनेजमेंट इसके बेसिस पे भी डिसीजन ले सकती है। सो वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो वन बाय वन। Here the situation is that the sales are 60,000, variable cost is of 30,000 and fixed cost is of 15,000। हमें क्या क्या करना है इस क्वेश्चन में? सबसे पहले तो हमें पीवी रेशो और ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस लेवल पे निकालनी है जो कि हम एट प्रेजेंट ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकाली, कंट्रीब्यूशन इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विच इज़ 30,000 रुपीज़, ये हमारे पास निकल के आए। पीवी रेशो का फॉर्मूला रहता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन 200 विच कम्स टू बी 50%। तो पीवी रेशो हमारी निकल के आ रही है 50%। अब अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट को एस्टिमेट करें तो वो रहेगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। दिस वी ऑल हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। सो ब्रेक इवन पॉइंट है 30,000 का, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने आपको बताया एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट विच कम्स टू 30,000 रुपीज़। तो ये हमारी प्रेजेंट सिचुएशन अभी चल रही है। अब वो कह रहे हैं कि अगर मान ले हम 10% इंक्रीज़ कर देते हैं सेलिंग प्राइस को, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी पूरी सिचुएशन के ऊपर। तो अगर 10% सेलिंग प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो सेल्स ऑब्वियसली 60,000 जो अभी एट प्रेजेंट है वो इंक्रीज़ होकर 66,000 की हो जाएंगी। पीवी रेशो में चेंज आएगा आपके पास, पीवी रेशो हमारी चेंज होकर बन जाएगी 54.55%। ब्रेक इवन पॉइंट भी चेंज होगा, ब्रेक इवन पॉइंट अब हमारे पास हो गया 27,500, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो अब हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा 38,500 रुपीज़। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट शिफ्ट हो रहा है लोअर लेवल पे, यानी कि कम हो गया, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा अगर हम अपने सेल्स प्राइस को 10% से इंक्रीज़ कर देते हैं। और अगर डिक्रीज़ कर देते हैं सेल्स प्राइस को तो अल्टीमेटली हमारी जो सेल्स हैं वो 54,000 हो गई। पीवी रेशो 44.44%, ब्रेक इवन पॉइंट विल कम at 33,750 and margin of safety will reduce by 20,250। तो हमारे लिए जो अभी प्रॉफिटेबल सिचुएशन रहेगी वो बी सिचुएशन है, जिसके अंदर हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इफ़ेक्ट क्या रहेगा प्राइसेस को चेंज करने का वो भी हमें बताता है। देन प्रॉफिटेबल मेथड ऑफ प्रोडक्शन चूज़ करने में भी ये हमारी हेल्प करता है। हमारे पास कई बार बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसमें से हम बेस्ट मेथड को चूज़ कर सकते हैं। तो द मेथड ऑफ प्रोडक्शन विच विल गिव द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, वो हमें सिलेक्ट करना है जिस मेथड से हमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगी। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, प्रोडक्ट ए कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ईदर बाय मशीन एक्स और मशीन वाई। मशीन एक्स कैन प्रोड्यूस 50 यूनिट्स ऑफ ए पर आवर, वो 1 घंटे के अंदर वो कह रहे हैं कि 50 यूनिट्स बना सकती है, जबकि मशीन वाई जो है वो 100 यूनिट्स बना सकती है पर आवर। टोटल मशीन आवर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2000 आवर्स हैं पर एनम। सो टेक इन अकाउंट द फॉलोइंग कॉस्ट डाटा, डिटरमाइन प्रॉफिटेबल मेथड। हमें बताना है कि कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कॉस्ट की भी और साथ ही साथ सेलिंग प्राइस की भी। सो इफ़ वी इवेलुएट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएं अगर हम दोनों मशीन्स की, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट मशीन एक्स के केस में ऑब्वियस सी बात है कि जब सेलिंग प्राइस सेम ही है तो मशीन एक्स का भी वही रहेगा 30 रुपीज़ एंड मशीन वाई विल ऑल्सो रिमेन एट 30 रुपीज़। कॉस्ट डाटा दोनों का अलग अलग है, तो अगर हम दोनों के कॉस्ट को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर मशीन एक्स विल बी 6 एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर मशीन वाई विल बी 4। अगर हम देखें कि पर आवर कितनी आउटपुट वो जनरेट कर रहे हैं, तो मशीन एक्स 50 यूनिट्स एंड मशीन वाई इज़ 100 यूनिट्स। तो अब हम अगर टोटल कंट्रीब्यूशन पर आवर देखें तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स को हम
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में हम नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 50 दैट कम्स टू 300 एंड इन केस ऑफ मशीन वाई 4 × 100 दैट कम्स टू ₹400। सो टोटल मशीन आवर्स जो हमारे पास पूरे साल अवेलेबल हैं वो हैं 2000 दोनों के ही। तो टोटल कंट्रीब्यूशन पूरे साल में मशीन एक्स से हमें मिलेगी 300 × 2000 which is 6 lakh rupees, and in case of machine Y 400 × 2000 which is 8 lakh rupees। So obviously machine Y को हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसके थ्रू प्रोडक्शन होनी चाहिए ताकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हम गेन कर सकें। देन द नेक्स्ट डिसीजन इज़ ऑफ इवेलुएशन ऑफ परफॉर्मेंस, कि हमें कई बार डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में भी हेल्प मिलती है थ्रू मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन जिस डिपार्टमेंट की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है हम मान के चलेंगे कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये हमारे पास एक डाटा गिवन है जिसके अंदर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स गिवन हैं, उनके सेलिंग प्राइसेस हैं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट एक्स वाई एंड जेड की। देन हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड का डाटा भी गिवन है। सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू मैनेजमेंट अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बी। अब आपने बताना है कि तीनों डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है और प्रोडक्ट बी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। सो इफ़ वी सी द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए इज़ 50 रुपीज़, प्रोडक्ट बी इज़ 40 रुपीज़ एंड प्रोडक्ट सी इज़ 45। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सभी मार्जिनल कॉस्ट्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ रही है प्रोडक्ट ए की 24, प्रोडक्ट बी की 19.50 एंड प्रोडक्ट सी की 21.50। सो अगर हम पीवी रेशो निकालें, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम एस्टिमेट करना चाहते हैं तो वी विल फाइंड पीवी रेशो। तो पीवी रेशो ऑफ प्रोडक्ट ए कम्स टू 48%, प्रोडक्ट बी कम्स टू 48.75% एंड प्रोडक्ट सी कम्स टू 47.77%। सो वी कैन से दैट प्रोडक्ट बी और डिपार्टमेंट बी इज़ परफॉर्मिंग बेटर। हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, उसकी सेल्स को और इंक्रीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ज़्यादा है। देन द लास्ट डिसीजन इज शट डाउन और कंटिन्यू। शट डाउन और कंटिन्यू जो है वो डिसीजन बहुत मैटर करता है, क्योंकि फर्म को अगर नहीं पता कि कहाँ उसे शट डाउन करना है तो वो उसके लॉसेस जो हैं वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे और बहुत ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। सो एक फर्म जो है वो ये डिसीजन ले सकती है ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो इसमें हमें मार्जिनल कॉस्ट के साथ साथ वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के साथ साथ शट डाउन कॉस्ट को देखना है। अब शट डाउन कॉस्ट का मतलब क्या है, वो सभी कॉस्ट विच अ फर्म इज़ बाउंड टू इंकर इवन इफ़ द प्लांट इज़ क्लोज डाउन, जो फर्म को इंकर करने ही पड़ेंगे चाहे वो फर्म क्लोज भी क्यों नहीं हो जाती। एनी पार्ट ऑफ सच फिक्स कॉस्ट रिकवर्ड विल रिड्यूस द लॉसेज। तो अगर हमें वो रिकवर हो रहे हैं कुछ लेवल तक तो हमें अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना चाहिए। तो शट डाउन पॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, फिक्स कॉस्ट में से अगर हम वो शट डाउन कॉस्ट माइनस कर दें और अपॉन में हम ला दें पीवी रेशो तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट का कुछ एक ऐसा पोर्शन है जो कि हमें शट डाउन के बाद भी कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, जैसे कि अगर कोई रेंट हम पे कर रहे हैं, अगर हम मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन है दैट वी हैव टू इंकर वेदर वी कंटिन्यू द प्रोडक्शन और नॉट। सो ये जो अगर हम फिक्स कॉस्ट में से माइनस करके उसे पीवी रेशो से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सेल्स वैल्यू में आ जाएगा शट डाउन पॉइंट, और अगर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इन यूनिट्स आ जाएगा। So in the end we can conclude that marginal costing is very helpful in managerial decision making, और मैनेजमेंट को बहुत सारे अलग अलग डिसीजन लेने में, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, कॉस्ट से रिलेटेड हो, सेल से रिलेटेड हो, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती है। So that is all for today. I hope the topic is clear to you all. If you have any doubt, you can ask in the comment section or in the class as well, and we will discuss about it. Okay, thank you everyone.